मुझे जितने लोगों ने बोला यार तुम्हारा धंधा नहीं चलता क्योंकि तुम्हारे पास क्रूजर नहीं है। Yes. तो मुझे लोग बताते हैं कि जी ये सिविक में तो नहीं पैसे मिलते। आज मेरे जेब में आईफोन 16 प्रो 17 प्रो है तो मेरा कॉन्फिडेंस और हो जाता है। कोई लोग हैं पाकिस्तान में कहते हैं गाड़ी खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान में इतनी तेजी से प्रोडक्शन हो नहीं पाती तो वो चाहते हैं कि वो गाड़ी जल्दी से अगर हॉट है तो मैं खरीदूं ताकि मैं उसको 5 लाख ऊपर पे बेच दूं। लेकिन आई डोंट थिंक कार्स आर अ गुड इन्वेस्टमेंट। डिप्रिशिएटिंग एसेट होता है। आप जैसे ही शोरूम से निकलवाते हैं जिस सेकंड आपने गाड़ी स्टार्ट की तो उसके प्राइस खत्म हो गए। एक बच्चे को उसके ग्रेड के हिसाब से प्यार मिलता है आजकल, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे का जो प्रेशर होता है ना वो यहीं से शुरू हो जाता है। आप इसको चाहे मानो या ना मानो कि यार तुम्हारा बच्चा तो पढ़ के ही नहीं दे रहा। अब वो जब लव मैरिज हो रही है उसको लड़की पसंद आ गई, अब वो लड़की वाले कह रहे हैं फलां चीज तेरे पास BRV गाड़ी नहीं होगी, तेरे पास अपना अपार्टमेंट नहीं होगा। शादी को ना हम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बना लेते हैं। इतना अहम दिन है कि मेकअप जो है वो 2-2 3-3 लाख का हो रहा है क्योंकि अहम है ना, अहम है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है शायद भाई, क्या वो दिन अहम है या उस दिन के बाद से जो दिन शुरू हो रहे हैं वो अहम है? बच्चे के अंदर ना इनेट एबिलिटी होती है चीजों को पिक करने की, सीखने की। स्कूल एक्चुअली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए तो अगला स्टेप घर है। घर है। एलीट पाकिस्तानी भी आपको कहेगा और गांव का पाकिस्तानी भी आपको कहेगा। अगर आपको पीस और सिक्योरिटी और सब कुछ चाहिए, वैसे तो अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं तो आप किराए के घर को भी अपना घर बना लेते हैं। और यार बच्चे जो हमारे बच्चे हैं ना वो हमें पालेंगे तो हम उनको ना ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे यार मैंने ना 10 रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना। हाँ, और 11 रुपए मैंने अपने बेटे में लगाए तो अब ये इसलिए मुझे रिटर्न देना है। एग्जैक्टली। प्यार है आपको, आपके बच्चे से प्यार है, आपको अपनी भी फिक्र होती है यार जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे यही तो पालेगा। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very interesting guest today. Ammar Siddiqui is a financial guru. तो पहला सवाल सर, क्योंकि आप एक फाइनेंशियल गुरु हैं तो हर बंदा जो ये वीडियो देखेगा जो आपको नहीं जानता होगा उसका पहला और आखिरी सवाल यही होगा कि यार ये मुझे कोर्स बेच रहा है, ये कोई फ्रॉड आदमी है, इसने कोई 2 रुपये बनाने हैं, खुद इसके पास पैसे नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई एम श्योर सो बिफोर दे राइट दिस इन द कमेंट्स द पीपल दैट डोंट नो यू, व्हाई डोंट यू टेल मी why, एक तो why do financial gurus have such a bad reputation in Pakistan? सही। And why are you any different? Okay, so first thing first, thank you for inviting me here. Secondly, I won't call myself a guru. Probably a guy who had a problem. Somehow he was able to fix it, and now I want to share it with the world. तो क्या प्रॉब्लम था आपका? प्रॉब्लम मेरा ये था कि I started making money in my early 20s, like 23, 24. क्या कह रहे थे आप पैसे बनाने के? I am working remotely in a Florida based company जहाँ पे मुझे डॉलर में वो पे करते थे। और जब आपको डॉलर में पे होता है तो obviously you make a lot of money compared to your peers. तो क्या होता था, पैसे आते थे and the only thing we knew money can do for us is buy things. हमें पैसों का एक ही मतलब पता था कि उससे आप अपने लिए चीज़ें खरीद सकते हैं। तो क्या खरीदते थे आप जब पैसे आने शुरू हुए? एक यंग बंदे के पास जब पैसे आते हैं तो वो सबसे पहले मोबाइल्स लेता है, कार अपग्रेड करता है, अपने कपड़ों पे खर्च करता है, डाइन आउट करता है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि यार ये एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए अगर आपके पास अच्छा फ़ोन होगा तो लोग आपको डिफरेंट तरीके से देखेंगे, आपको बेहतर रिश्ते मिलेंगे, आपको बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मुझे जितने लोगों ने बोला यार तुम्हारा धंधा नहीं चलता क्योंकि तुम्हारे पास क्रूजर नहीं है। सही है। तो मुझे लोग बताते हैं कि जी ये सिविक में तो नहीं पैसे मिलते। सही है। अब उनके लिए पाकिस्तान में स्टेटस सिंबल भी है ना, सोशल चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ भी है कि जो मैंने नोटिस किया और अभी हम ऑफ एयर भी जो डिस्कस कर रहे थे, कोई लोग जस्ट आर्ट गुड विथ सॉर्ट ऑफ सेविंग मनी। और इज इट अ नेचुरल थिंग? मतलब क्या एक इंसान की एक बस नॉर्मल, मैं हूं ना, मुझे जिंदगी में अगर मेरे अकाउंट जीरो नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा, मैं जीरो नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जीरो नहीं होने दूंगा। मुझे एक एंग्जाइटी होती है। सही। लेकिन ये ठीक है, ओवर द ईयर्स मैंने भी कोई रिच डैड पुअर डैड इस तरह की किताबें पढ़ी, एंड विल गेट टू दैट। लेकिन बचपन से ये एक चीज़ थी कि मैं इस तरह नहीं हो सकता। अब ये क्यों है मेरे में? और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते थे वो अपना ATM का कार्ड यूज़ करते थे जब तक, सही है, दुकान में गए, डिक्लाइन हो जाए। डिक्लाइन हो गया, जब डिक्लाइन हो गया तो बस याशी अब खत्म हो गया। अच्छा, इसमें ना पहला पार्ट की तरफ मैं आता हूँ कि क्वेश्चन की, अगर तो आपको किसी चीज़ की वजह से अहमियत मिल रही है ना तो वो झूठी अहमियत है। आप अगर किसी चीज़ की वजह से अपने आप को ख़ास समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज मेरे जेब में आईफोन 16 प्रो 17 प्रो है तो मेरा कॉन्फिडेंस और हो जाता है। मैं समझता हूँ कि लोग मुझे दूसरी निगाह से देखने लग जाते हैं, और लोग अगर देखते भी हैं तो इसके अंदर आपके अंदर खुद के अंदर कमी है। आप ख़ास हैं, हर इंसान ख़ास होता है, लेकिन आपके ख़ास होने की वजह सिर्फ एक ही होती है जो होनी चाहिए कि आप एक कायनात का ज़र्रा हैं, लेकिन अल्लाह ताला की निगाह में है। ये दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू फील स्पेशल।
इनसाइड योर ओन सेल्फ। अब अगर आप समझते हैं कि किसी चीज़ को अपने साथ जोड़ लेने से, वो कार हो, वो अच्छे कपड़े हों, बहुत ब्रांडेड कपड़े हों, अच्छे कपड़े तो पहनना सबको अच्छे कपड़े, वो ब्रांडेड कपड़े हों या वो कोई ऐसी गाड़ी हो, अगर किसी चीज़ को, बैरूनी चीज़ को अपने साथ जोड़ लेने से अगर आपको लगता है कि आपको एक मुकाम मिल जाता है, तो वो चीज़ आज है, हो सकता है कल ना हो, तो वो मकाम फिर झूठा मकाम होता है, वो आपको वो पीस ऑफ माइंड नहीं दे पाता, या जो लोग आपके साथ उस मुकाम की वजह से जुड़ते हैं वो भी आपके साथ आगे नहीं चल पाते। बात आपकी सही है, लेकिन देखिए एक डेविल्स एडवोकेट प्ले करने के लिए एक इन्फ्लुएंस तो बाय होता है ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वो पुलिस का नाका नहीं होता, आपकी गाड़ी की डिपेंडेंट आपकी चेकिंग होती है। बिल्कुल ऐसा ही। आप मर्सिडीज में नाके में जाएं और आप ऑल्टो में नाके में जाएं, आपको सिमिलर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। मैं दोनों बैठा, आप गाड़ी किस तरह की है, आपकी घड़ी किस तरह की, आपका फोन किस तरह का है, एक सोशल इन्फ्लुएंस। देखिए मैं शायद इस चीज में खुद भी बिलीव नहीं करता, लेकिन सोशल इन्फ्लुएंस तो बाय करता है। राइट, आप आए टेबल पे, मैंने आईफोन रखा नया, जो भी 17 प्रो या तला को पता होगा, जो भी लेटेस्ट बेस्ट चीज़ है, राइट, इट मेक्स अ डिफरेंस टू पीपल, राइट। अब वो जो उनको फीलिंग मिल रही है, यस, वहां पे फिर आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि भाई पैसे आप डॉलर में कमा रहे हैं, पैसों का फायदा क्या अगर उस तरह जिंदगी जीनी। हाँ, नहीं, एक चीज़ खरीदना और एक चीज़ को बार बार खरीदने में फ़र्क है। अगर आप लाइफ स्टाइल क्रीप के पीछे भागते चले जाएंगे, ठीक है, आपने गाड़ी ले ली, अच्छी गाड़ी ले ली, उसके 2 साल बाद और अच्छी गाड़ी आ जाती है, तो क्या वो लेना ज़रूरी है? फ़ोन ले लिया आपने, अच्छा एक बार ले लिया, उसके 1 साल बाद नया मॉडल आ जाता है, तो क्या वो लेना ज़रूरी है? क्या तो आपको डोपामिन एडिक्शन हो गई है और आप वो एक थ्रेड मिल पे आ गए हैं कि हर थोड़े टाइम बाद आपको एक नई चीज़ चाहिए, और उसकी फिर जो चमक होती है वो 2-3 महीने बाद, 6 नई गाड़ी भी आप ले लें, 6 महीने बाद वो नॉर्मलाइज हो जाती है ना आपके लिए। तो आप समझें कि आपका बिहेवियर ऐसा सेट हो जाता है कि आपका माइंड वो लाइफ स्टाइल क्रीप में चले जाता है। तो कभी कभी आखिर ठहरना भी ज़रूरी होता है। और ऐसा भी है, टू बी ऑनेस्ट, मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ, एक दफ़ा आपने वो अपग्रेड कर दिया, लेट्स से आप ऑल्टो से सिविक पे चले गए, सिविक से अकॉर्ड पे चले गए, अकॉर्ड से मर्सिडीज पे चले गए, जो व्हाटएवर, मुझे इन गाड़ियों का भी नहीं पता, लेकिन जिसमें की गाड़ी भी ले ली, ठीक है, सही है। अब वापस नीचे जाना ना, एक दफ़ा आपके पास हीटेड सीट्स, ये वो फलाना, इवन ऑनेस्टली फ़ोन में, यस, अब एक दफ़ा आपने लेटेस्ट आईफोन ले लिया, वहाँ से आपने छोटे फ़ोन पे जाना साइकोलॉजिकली मुश्किल होता है। और फिर लोग आपको क्या कहेंगे ना, ये भी तो पाकिस्तान में बड़ा इशू है। ये तो इस पे तो शायद पूरा एक अलग पॉडकास्ट हो सकता है। लोग क्या कहेंगे कि जैसे हम कितनी चीज़ों को ऐसा करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, वो ना चाहते हुए भी हम करते हैं। तो ये बात आपकी सही है। इसीलिए आई एम श्योर कि अगर आपको लगता है कि भाई एक टाइम पे मैं एक ऐसा स्टेटस पे आ गया हूँ जहाँ पे मुझे, अगर आपको लगता है कि एक लेवल का सोशल इन्फ्लुएंस मिलता है और मुझे मिल रहा है, उसके बाद यू शुड स्टार्ट सेविंग, इन्वेस्टिंग, ताकि आप एटलीस्ट उसको तो मेंटेन रख सके ना। कोई लोग हैं पाकिस्तान में कहते हैं गाड़ी खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, कि उसकी पता नहीं प्राइस ऊपर जाती है, पता नहीं क्या कोई लॉजिक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो पाकिस्तान में क्या होता है कि डॉलर बेस्ड हमारे प्राइसेस होती है ना, तो जब डिप्रिसिएशन होती है तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस कुछ ना कुछ बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो गाड़ी है BRV मैंने 2019 में ली थी 24 लाख की, आज मैं उसको बेचूंगा तो वो 8 साल 7 साल बाद तो वो आराम से मुझे 38-40 लाख में चली जाएगी। तो देखने में आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट हो गया मुझे, लेकिन इन्फ्लेशन कहाँ गई उसमें, उसके अंदर जो इतने साल वो पैसा आपका किसी काम नहीं आया वो कहाँ गया। तो इन्वेस्टमेंट का आप सही बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 2-2 जब नई गाड़ी आती 2-2 3-3 गाड़ियाँ बुक करा लेते हैं। फिर उसके पीछे एक ऑन का चक्कर भी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से प्रोडक्शन हो नहीं पाती, तो वो चाहते हैं कि वो गाड़ी जल्दी से अगर हॉट है तो मैं खरीदूं ताकि मैं उसको 5 लाख ऊपर पे बेच दूं। लेकिन आई डोंट थिंक कार्स आर अ गुड इन्वेस्टमेंट। डिप्रिशिएटिंग एसेट होता है, आप जैसे ही शोरूम से निकलवाते हैं, जिस सेकंड आपने गाड़ी स्टार्ट की तो उसके प्राइस खत्म हो गए, 5 लाख 10 लाख गिर जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बिजनेस बना हुआ ही है तो लोग उसको करते हैं, बट इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। आप उसको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक गाड़ी लें और 2 साल बाद उसको बेचें आप, तो वो आपको ऊपर में जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से देखिए, अ लॉट ऑफ जो आपने भी बात की कि यार पैसा आता है तो हमें लगता है कि हमने चीज़ें खरीदनी है। सोशल प्रेशर देखें एक फैक्टर तो है ना। मैं अगर आपको थोड़ा सा एक और मिसाल दूं, आपकी शादी हुई थी। यस, शादी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर है। yes. आपने नहीं भी करनी, जो बंदा जिसने शादी की हुई उसको पता है, ना करते हुए अगर दोनों लड़का लड़की दोनों ना सादगी में शादी करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। अब इस सिचुएशन में देखिए, दिस इज नॉट सोशल प्रेशर, दिस इज एटॉमिक प्रेशर। मतलब ये एक डिफरेंट दुनिया है। आप ये नहीं सीधे किसी को कह सकते कि यार क्या बड़ी बात है तू ये प्रेशर सहल है। ये हम गोरे नहीं हैं, हम जॉइंट फैमिलियों में रहते हैं, हमारे घर वाले मतलब एक डिफरेंट डायनामिक है जो मानने की बात है।
अब पाकिस्तान में जो मैं देखता हूँ, जिस लेवल पे भी शादी हो रही होती है वो अपनी औकात से बाहर हो रही होती है। बिल्कुल। मतलब इलीड कर रहा होगा तो वो पता नहीं दुबई में कर रहा होगा, और अगर लोअर क्लास से कर रहे होंगे तो वो भी साल की या 2 साल की सेविंग से ज़्यादा पैसे लगा रहे होंगे शादी पे। बिल्कुल। ये कल्चरल इशू है, ये पाकिस्तान का इशू है, या ये दुनिया में ऐसी होता है? मैं आपको बताता हूँ। नहीं, दुनिया में तो आपको भी पता है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। ये जो इशू है ना, इसको थोड़ा सा और आप पीछे लेके जाएं। हम शादी से इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमें फील होता है वो कि लोग क्या कहेंगे वाला ना, वहाँ पे बहुत फील होता है। लेकिन आप बच्चे की एजुकेशन उठा लें, एक बच्चे को उसके ग्रेड के हिसाब से प्यार मिलता है आजकल। आप बहुत कम माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं, लड़के को या लड़की को, लड़कों को खास तौर पे, कि भाई जैसे भी हो तुम मेरे हो, चाहे तुम एफ लाओ, तुम डी लाओ, तुम ई लाओ, तुम्हारा जो ग्रेड्स हैं या तुम्हारे तुम जो पैसा कमाओगे वो तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी हैसियत में कोई कमी नहीं करता। और वो चाहते हैं ऐसा करना, लेकिन वो लोग क्या कहेंगे का जो प्रेशर होता है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है। आप इसको चाहे मानो या ना मानो कि यार तुम्हारा बच्चा तो पढ़ के ही नहीं दे रहा। समझ रहे ना आप? फिर जॉइंट फैमिली, हमारे यहाँ वो फैमिली सिस्टम आपको पता है वैसी ख़राब है हमारे यहाँ। इसका कोई हमारे रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब व्हेन यू आर मैरिड, आप एक पूरा अलग यूनिट बनाते हैं। आप एक नई रूल्स रखते हैं, आप नए रेगुलेशंस रखते हैं। आप बोलते हैं यार जो मेरे साथ पीछे हुआ ना, नहीं, जो मैं सही समझता हूँ मैं अब उस हिसाब से काम करूँगा। चाहे मेरे माँ बाप ने पीछे कुछ भी किया हो, मेरे दादा दादी ने कुछ भी किया हो, मैं उनसे जो है ना 4 नस्लों 3 नस्लों बाद वो चीज़ जो मुझे सही लगती है वो अप्लाई करूँगा। लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ वही काम होते हैं जो आपके दादा परदादा ने करवाए थे, चाहे वो सही हों या गलत हों। तो ये शादी भी उसी की पूरी एक कड़ी है। सही, लेकिन देखिए ना, अब जब मैंने एक दफ़ा पैसे कमा लिए, मुझे तो एक होलिस्टिक लाइफ चाहिए ना, सीधी जो बात Exactly. है। अब यार मैं क्या करूं, या चले मेरे केस में तो शायद ऐसे नहीं हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के केस में ऐसे होता है कि इवन अगर अपने घर वालों को मना लिया तो लड़की के भी घर वाले होते हैं। अब देखें 21st सेंचुरी है, यूजुअली लव मैरिज ही होती है। yes. अब वो जब लव मैरिज हो रही है, उसको लड़की पसंद आ गई, अब वो लड़की वाले कह रहे हैं फलां चीज़, तेरे पास BRV गाड़ी नहीं होगी, तेरे पास अपना अपार्टमेंट नहीं होगा, जो भी तो इतना हक मेहर नहीं देगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैंने वो पैसे कमाए टू बी एबल टू गेट व्हाट आई वांट इन लाइफ। व्हाट आई वांट इन लाइफ इज दिस गर्ल। तो मैं क्या करूं? तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में इतना सब कुछ जो आपने कमाया और आप उस लड़की को ले। देखें, शादी को ना हम अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन बना लेते हैं। आप इस बात को माने, ठीक है, पाकिस्तान में तो है कि शादी हमारी जिंदगी का लड़कियों के लिए तो खास तौर पे, लड़कियों के लिए, घर वालों के लिए यार सही है। मतलब इतना अहम दिन है कि मेकअप जो है वो 2-2, 3-3 लाख का हो रहा है, क्योंकि अहम है ना, अहम है। तो अब मेरा आपसे ये सवाल है शायद भाई, क्या वो दिन अहम है या उस दिन के बाद से जो दिन शुरू हो रहे हैं वो अहम है? अगर वो दिन ही ना आए तो आगे दिन का क्या करना है? एग्जैक्टली। बट वो दिन कम पैसों के साथ भी आ सकता है, लेकिन आगे वाले दिन उससे 1000 गुना ज्यादा अहम है, जिसमें आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होगी, एक दूसरे का साथ चाहिए होगा। वहां पे देखें, आप पैसे को कुछ भी बोलें, पैसा है तो यू हैव अ लॉट ऑफ, मतलब अ लॉट लेस प्रॉब्लम्स। बिल्कुल, आप चीजों को फेस कर सकते हैं, आप लोगों को फेस कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ना? तो अब आपने सोचना होगा एज अ मियाँ बीवी, जो बंदी आप लेकर आ रहे हो, एंड आई अंडरस्टैंड कि आप उससे प्यार करते हो तो वो भी आपसे प्यार करती है, कि यार देखो सही है हम खर्चा कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अगर हम आज का एक दिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लें तो हमारी आगे आने वाली लाइफ जो हमने 30, 40, 50 साल साथ गुजारने अच्छे हो सकते हैं? अगर वो एक सेंसिबल और एक लॉजिकल पर्सन होगी, आई अज्यूम कि वो अपनी फैमिली से इस बारे में बात करेगी। नहीं तो फिर नहीं, कुछ चीज़ें नहीं हो सकती। और सर मतलब मैं आपके साथ अगर इसी सॉर्ट ऑफ ट्रैप में जाऊं, लेट्स से कि किसी तरीके से आप शादी से सरवाइव करके ना नॉकआउट होते हुए निकल आए, ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? आपके बच्चे होते हैं। यस। अब आपने बात की एजुकेशन की। यस। उस दिन एक स्कूल है इधर, अमेरिकन स्कूल ISOI जो है, तो मुझे कोई बता रहा था उसकी फ़ीस। फिर मैंने जाके चेक किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर रहा था कि ये हो सकता है। उसकी फ़ीस है कोई लगभग $25,000 ओह माय गॉड महीने की। ओह गॉड, ओके। तो ये कितना हुआ साल की? मैं कोई मैथ, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, आई एम वेरी बैड विद नंबर्स बाय द वे, बट लेट्स से $30,000। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर आपने अपने बच्चे को 15-16 साल स्कूल में पढ़ाया, 10 साल पे ये $3 लाख हो गए। रफ मैथ कर रहा हूँ, ठीक है। सो समवेयर बिटवीन $300,000 and $400,000 की एजुकेशन होगी। अगर मैं वही $3 लाख $4 लाख किसी फंड में डाल दूँ कहीं दुनिया में, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि मेरा बेटा लेट्स से आउट ऑफ कॉलेज, अगर मैं उसको कॉलेज की डिग्री दूँ जो ISOI के बाद आएगी भाई, वो एक अलग
यस अगर आपने ISY भेजा तो आप ऑब्वियसली बाहर भेजोगे, बाहर भेजेंगे, वरना yes. फायदा क्या था इतने महंगे Yes. स्कूल में डालने का। तो वो $3 लाख वाले हो गए। तो दिस इज लगभग $6-7 लाख। यस 6-7 लाख over 20 years appreciation in anything, whether that's क्रेजी मनी, दैट्स क्रेजी मनी। he said anyways, he Yes. doesn't need to do it. हाँ. वो पढ़ा लिखा ही ना हो, वो Yes. अंगूठा छाप हो, उसको तू $1 मिलियन दे दे। देयर इज अ वेरी डिफिकल्ट वर्ड जो वेस्ट में यूज किया जाता है इसके लिए, आई होप यू नो, डैश डैश मनी। सो ही हैज डैश डैश मनी। खत्म हो गई बात। हाँ, अब प्रॉब्लम जो है ना, आपके आप बोल रहे हैं कि वो स्कूल वाली चीज का फिर क्या करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक 8 साल का, एक 6.5 साल का। चाहिए नेवर वेंट टू स्कूल, दोनों स्कूल नहीं जाते। मैं और मेरी बीवी उनको खुद पढ़ाते हैं घर पे। और हम समझते हैं कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। नहीं, आपके पास में चला जाता हूँ शायान, जब आप छोटे थे ना, यू लव टू डू थिंग्स, मतलब आपको शौक था खुद काम करने का, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। बच्चे के अंदर ना इनेट एबिलिटी होती है चीज़ों को पिक करने की, सीखने की। हाँ, स्कूल एक्चुअली उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्योंकि हम इतने वो, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, प्रोग्राम्ड हो गए। आप स्कूल की हिस्ट्री अगर उठा के देखें, कब बने थे? 400 साल पहले स्कूल बने थे। बिल्कुल। तो 400 साल पहले क्या तालीम नहीं होती थी? क्या लोग साइंटिस्ट नहीं बनते थे? क्या लोग कोई वो जो कॉन्सेप्ट होता है सर, ये ऑब्वियसली फाइनेंसिस से लेन देन नहीं है, लेकिन जो सोशलाइजिंग होती है कि बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलेगा। हाँ, तो वेरी गुड क्वेश्चन। स्कूल में दोस्तियां क्यों होती हैं? और कहाँ होंगी? हाँ, सवाल अगर मैं आपसे पूछूं क्यों होती हैं, उसका रीजन क्या होता है कि स्कूल में दोस्ती क्यों हो रही है? कोई और जगह नहीं है। बिल्कुल, स्कूल में दोस्ती इसलिए होती है जब आपका बच्चा दिन के 8 घंटे एक जगह पे गुजारेगा, तो दोस्त तो बनेंगे ना, जिनका सेम मिशन हो, सेम सब कुछ हो। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या उन 8 घंटों में से 2 घंटे वो स्विमिंग क्लासेस में, 2 घंटे जुजुत्सु में, 3 घंटे हॉर्स राइडिंग में, 2 घंटे पेंटिंग में गुजार के अलग अलग दोस्त नहीं बना सकता? बना तो सकता है। सोशलाइजिंग क्या सिर्फ स्कूल में होती है, या हर उस जगह हो सकती है जहाँ पे बहुत सारे लोग बार बार आ रहे हों? आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग बार बार आते हैं, आपसे उनके इंटरेस्ट मैच हो जाते हैं, और कभी कभी वो आपके दोस्त बन जाते हैं। स्कूल की दोस्ती आपको इसलिए याद रहती है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा आपने अपनी घंटे जिंदगी के बच्चे ने स्कूल में गुजारे होते हैं। तो जब वो इतने गुजारे होते हैं जितने शायद उसने माँ बाप के साथ नहीं गुजारे, इसलिए बच्चों की दोस्ती अपने बाप से बड़ी कम हो पाती है। माँ से तो चले हो जाती है, दोस्तों से ज़्यादा हो जाती है। बाप को मिले ही नहीं होते। एग्जैक्टली। मेरे दोनों बेटे आज इस तारीख में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मेरे लिए इससे बड़ी क्या अचीवमेंट होगी? जहाँ तक बात रही सोशलाइजिंग की, वो मेरे दोस्तों के बेटों के साथ भी सोशलाइजिंग कर सकते हैं, वो मेरे भाइयों के बेटों के साथ भी या बेटियों के साथ भी सोशलाइजिंग कर सकते हैं। जहाँ पे आप बार बार जाएंगे और एक जैसे फेसेस आपको बार बार मिलेंगे, वहाँ आपकी सोशलाइजिंग होती है। आपकी जुजुत्सु में सोशलाइजिंग होती है, आपकी क्लब्स के अंदर सोशलाइजिंग होती है, जहाँ पे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने जाते हैं। तो मेरे बेटों के लातादाद दोस्त हैं, बिल्कुल होती है। ये सिर्फ एक मिथ है। एक बात है कि जब आपका बच्चा 8 घंटे हफ्ते में 5 दिन स्कूल में गुजारेगा तो उसके स्कूल में ही दोस्त बनेंगे ना यार, बाहर कैसे बनेंगे? हाँ, बाहर तो है ही नहीं, बाहर तो वो है ही नहीं, घर आके सो जाता है। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। बात तो सही है, लेकिन वो फिर बड़े हो गया, आपके जहन में जो लोगों को डर होता है कि यार उसने यूनिवर्सिटी जाना है, कोई डिग्री हो, फिर उनका भी वो मसला होगा ना, उस बच्चे की भी शादी होनी है। हाँ, लोग क्या कहेंगे? आपको लगता है शायन कि अब जमाना चेंज हो रहा है? हाँ, और ये लोग क्या कहेंगे? मैं तो एजुकेशन जो करंट फॉर्म है, हाँ, उसको मानता नहीं। yes. लेकिन क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं ना, छोटे हैं, ऑब्वियसली माय सन इज 3 एंड माय डॉटर इज 1, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल अभी उसने प्री स्कूल वगैरह शुरू कर। मैं भी सोच रहा हूँ, देखो अभी तो खैर वो शुगर मेला ही है, लेकिन आगे जाके मैं ये सोच रहा हूँ यार, जो मैंने पढ़ा था वो तो क्लॉड क्या मेरे जमाने में ऑब्सोलीट था। फ्लॉपी डिस्क में पढ़ रहा था जब डीवीडी प्लेयर्स थे, हमारे जमाने में बिल्कुल ऑब्सोलीट था, राइट? सो वो तो मैं मानता हूँ। एक डर सोशल प्रेशर का ये होता है कि यार मैं क्या इस कन्विक्शन में बिलीव करता हूँ कि मैं सही कर रहा हूँ, शायद, लेकिन इन द 1% चांस यूर ऑफ, एंड you don't want to be the person that did something so different. सही है। If it affects, जैसे ना वही वाली बात आ जाती है जो हम लड़की वाली बात कर रहे थे in the previous stage of life, right? लड़की शायद मान जाएगी, शायद अपने घर वालों को भी मना लेगी, लेकिन in that say 1 to 10% risk factor, are you willing to take that risk? Okay. For the greater good?
एंड इफ यू गेट इट रॉन्ग, लेट्स से इन योर किड्स केस, तो क्या पता उनकी जिंदगी से इफेक्ट हो से, और वो बड़े होके कहें यार तुमने मुझे कभी स्कूल नहीं डाला, कॉलेज नहीं डाला, अब मेरी जिंदगी खराब तुम्हारी वजह से, फिर क्या करूंगा? मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली तो बात ये कि स्कूल जाके भी देयर इज नो 100% गारंटी कि ही और शी कैन डू गुड। पहली बात तो ये आ गई, स्पेशली विद द करंट एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, एटलीस्ट पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, अगर बाहर की तो छोड़ दें, मैं तो बाहर नहीं अफोर्ड कर सकता फिलहाल, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। दूसरी चीज़, आप उसके ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकते। एजुकेशन जो होम बेस्ड है, जिसको मैं नेचुरल लर्निंग का नाम देता हूँ, वो आप इन्फोर्स नहीं कर सकते उसके ऊपर। आप उससे पूछेंगे एक टाइम पे आके, क्या बेटा तुम्हें कुछ लगता है कि तुम्हें आगे जाके कोई डिग्री लेनी है या तुम्हें कुछ करना चाहिए? अगर उसको वो लगता है, लेट हिम गो, लेट हर गो, मतलब ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप उसके ऊपर इन्फोर्स ना करें ना स्कूल, आप उसके ऊपर एजुकेशन एक स्पेसिफिक इन्फोर्स क्यों कर रहे हैं? मेरा मसला ये है, जब आप किसी बच्चे पे कोई चीज़ इन्फोर्स करते हैं ना, वो ना चाहते हुए भी, बच्चों को ना घर के काम करने का बड़ा शौक होता है, बर्तन धो लिए, मेरे बच्चे कभी बर्तन धोने लग जाते हैं, कभी कुछ करने लग जाते हैं, लेकिन जब मैं उनको ऑर्डर देना शुरू कर दूँ ना कि ये काम करो, उस टाइम से उनका दिल उससे उठना शुरू हो जाता है। सेम इज़ द थिंग विद एजुकेशन। बच्चों को पढ़ने का खुद शौक होता है। और दूसरी बात, अगर आपने डिग्री लेनी है, यू कैन ऑल्सो डू प्राइवेट, क्या मसला है इसमें? आप OA लेवल्स प्राइवेट करें। मुझे प्रॉब्लम जो है ना, वो इस बात से है कि एजुकेशन आपको सिर्फ 4 दीवारी में ही मिल सकती है। ये मुझे इससे इख्तलाफ है। एजुकेशन आपको ऐसे लोग जिनके पास इल्म है उनके साथ बैठ के ही मिल सकती है, किताबों से मिल सकती है। अब तो क्लॉड्स हजरात आ गए, उनसे मिल, यू नेम, आप दुनिया में घूमें आपको एजुकेशन मिल सकती है, आपको एक्सपेरिमेंटेशन से एजुकेशन मिल सकती है। तो वो क्यों नहीं करने देते? ये जो बच्चा है बेचारा, जिसकी अभी उम्र 3-4 साल है, जिसने जो है वो तितली को पकड़ना है, जिसने मट्टी में खेलना है, जिसने जो है अपनी अम्मा का सर दबाना है, जिसने मस्तियाँ करनी है, उसको आप F से फ फिश क्यों पढ़वा रहे हैं भाई? क्यों? क्या इसके पीछे क्या रीज़न है? वो आगे KGS में जाना है ना, तो वो इंटरव्यू नहीं पास होगा। आप बच्चे को लाते हैं, जब एडमिट कराते हैं तो एज बेस पे कराते हैं, ऐसा ही होता है ना, ये इतने साल का है तो ये इस क्लास में जाएगा। लेकिन जब उसको प्रमोट करते हैं तो ग्रेड की बेस पे करते हैं। ये कहाँ की ज़्यादती है? उसने जो 1 साल में दोस्त बनाए, आधे आगे चले गए, आधे पीछे रह गए। तो अगर आपने प्रमोट करना है, तो जब आपने उसको एज की बेस पे लिया है, तो एज की बेस पे उसको आप प्रमोट करें। अब आप ग्रेड्स पे क्यों आ गए? और एक बच्चा हो सकता है, आई वॉज वेरी बैड एट मैथ्स, आई एम स्टिल वेरी बैड एट मैथ्स, तो अब मेरे अम्मी अब्बू अगर मुझे बोले जा रहे हैं कि तुमने इंजीनियरिंग ही करनी है, तो कैसे चलेगा ऐसा? आपके क्या घर वालों ने आपको बोला था कि इंजीनियरिंग? नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन बस जब मैंने 2007 में मैट्रिक करा है, उस टाइम पे इंजीनियरिंग वाज एवरीथिंग। हाँ, जाहिर है, इंजीनियरिंग वाज एवरीथिंग ना, इंजीनियरिंग थी, मेडिकल थी, बिल्कुल। अभी अगर मैं आ जाऊं तो IT इज एवरीथिंग। तो आप सब अपने बच्चों को फोर्स कर रहे हैं कि IT करो। मुझे लगता है अगर आपके बच्चे में 2 कैपेबिलिटीज हैं, और वो होती हैं क्रिएटिविटी और करेक्टर, जो कि हर बच्चे में होता है, वो खराब कर दिया जाता है। चाहिए बाय डिफॉल्ट इनेट बच्चा अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन जो है ना, अल्लाह ताला का करिश्मा है बच्चा, उसके अंदर सब होता है। आप देखें, आपसे अगर मैं पूछूं बच्चा बोलना कैसे सीखता है, तो किसी के पास इसका जवाब नहीं आपको पता है। हाउ डू दे लर्न टू स्पीक एंड द सेम लैंग्वेज विच इज बीइंग स्पोकन इन योर हाउस? अरब में बच्चा पैदा हुआ, वो अरबी बोलना सीखेगा। इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ, वो इंग्लिश बोलना सीखेगा। यहाँ जो पैदा हुआ वो उर्दू बोलना सीखेगा। कैसे? क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, चीज़ों को पकड़ने की। हम वो ख़त्म कर देते हैं कि नहीं, हम समझते हैं हमें उनके अंदर डालना पड़ेगा। तो बेसिकली बात थोड़ी सी दूर चली गई, लेकिन उसका अगर आपने शौक बरकरार रखा ना, अगर आपके बच्चे के शौक है, अगर आपसे पूछूं शायन भाई, आपके बच्चे के आप मुझे 5 शौक गिनवा दें और आप मुझे गिनवा सकें कि हाँ यार उसको ये करना पसंद है, उसको वो करना पसंद है। आपका बच्चा सवाल करता है आपसे आके या बार बार नहीं करता? आप बोलते हैं हाँ सवाल करता है, बस ही और शी इज़ लर्निंग वेरी वेल। और आगे जाके अगर उसको कुछ करना है तो आप इन्फोर्स ना करें ना, आप बोलें ठीक है बेटा परस्यू करो। आई थिंक अगर मैं आपको इसी सॉर्ट ऑफ पे लेके आऊँ ना कि यार सबसे बड़ा फियर हर इंसान को जो होता है, हमें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए ना। यस, फाइनेंशियल। यस, हर डिग्री की बात नहीं है। यस, यस, ऐसा भी नहीं है कि यार, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनको इतना पैसा भी नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ? कुछ लोग होते हैं जिनके शौक बहुत बड़े हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत एम्बिशियस हैं। लेकिन अगर आप उनकी डीप कोर में जाएंगे ना, तो 80-90% दुनिया को सिर्फ क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड। कि यार मुझे ये टेंशन ना हो ना कि रात का खाना कहाँ से आएगा, या मुझे टेंशन ना हो कि मेरा जो बच्चा है
जब वो बड़ा होगा तो उसका रात का खाना कहाँ से आएगा, राइट? हमारी ये जो आपने बात किया, जब हम बच्चे थे तो इंजीनियरिंग ही थी। क्यों थी? क्योंकि इट्स नॉट कि वी वांटेड टू बी इंजीनियर्स, इट्स कि आवर पेरेंट्स अस एक नेचुरल ह्यूमन फील। आप एक औरत से पूछेंगे यार आपको शादी में क्या चाहिए, 9 out of 10 women will answer security, फाइनेंशियल, इमोशनल, मेंटल, लाइक जिस तरह स्टेबिलिटी, लॉयल्टी, ऑल ऑफ दिस इज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, राइट? ये एक सिक्योरिटी एक बड़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट है टू एक्सप्लेन मैं समझ गया ह्यूमन नेचर। यस, एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या चाहती है कि वो ये नहीं चाहती क्या, किसी माँ ने, मतलब होंगी ऐसी माएँ जो कहती हों कि नहीं मेरा बच्चा बड़ा होकर माइकल जैक्सन बने या माइकल जॉर्डन बने, लेकिन 99% माएँ या बाप क्या चाहते हैं? आप अपने बेटे के लिए क्या चाहते हैं? खुश रहे, सलामत रहे, बस यही है ना। बिल्कुल। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ खुश रहे सलामत रहे को हम इतना ज़्यादा ग्रास्प करने के लिए ना डिग्रियां भी करते हैं, शादियां भी ऐसी करते हैं, बिल्कुल, घर भी। जिस तरह इसी को अगर मैं आगे लेके चलूँ, अगर आपने किसी तरीके से स्टेप 1 कॉन्कर कर लिया और जॉब कर ली, स्टेप 2 शादी कर ली, स्टेप 3 बच्चे कर लिए, स्टेप 4 में क्या आएगा? हर बंदा आप पे प्रेशर डालेगा कि अपने घर खरीदो, अपने नाम की ज़मीन खरीदो। अब वो बेशक ज़मीन आपके पास पैसे नहीं होंगे खरीदने के, तो आप एक फाइल खरीद लोगे या आप कुछ कर लोगे या बहुत दूर जगह ले लोगे या कुछ उधार ले लोगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं देखता हूँ बाहर के गोरों में बहुत सारों में नहीं है। इलॉन मस्क के पास घर नहीं, वो रेंट करता है, राइट? देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल, इस तरह की मिसाल जो हैं, वेयर यू सी हमारे कल्चर ऑफ सिक्योरिटी, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हर बंदे को लगता है यार कोई पता नहीं कल जंग हो जाएगी, कोविड हो जाने, कुछ हो जाने, राइट? तो हम क्या कहते हैं यार कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए तो अगला स्टेप घर है। घर बड़ा ज़रूरी है। बेशक वो घर मतलब आधे मरले का हो, लेकिन अपनाओ अपना घर, अपनी ज़मीन, अपना घर। और ये पढ़ा लिखा एलीट पाकिस्तानी भी आपको कहेगा और गाँव का पाकिस्तानी भी आपको कहेगा। ये क्या ये एक हमारा सिक्योरिटी की ऑब्सेशन पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा है और इसलिए हम गलत फाइनेंशियल डिसीजंस करते हैं? क्या ये सही ट्रेजेक्ट्री है कि घर लेना चाहिए? घर बेशक अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है, ठीक है, लेकिन आपने जहाँ से बात शुरू करी थी ना कि आप अपने बच्चे के लिए क्या चाहते हो, तो सिक्योरिटी को वही आपने बड़ा ब्लैंकेट कर दिया था। लेकिन इसके अंदर ना एक चीज़, गुड रिलेशनशिप्स भी होते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा, पता नहीं या नहीं देखा हो, लेकिन अगर आपके अम्मी अब्बू हैप्पी हैं, जिस बच्चे के माँ बाप नहीं लड़ते या एटलीस्ट उसके सामने ही नहीं लड़ते और वो उनमें अफेक्शन देखता है, एक साथ मुस्कुराते हैं, तो आप देखिएगा वो बच्चा बड़ा होके एक हैप्पी किड बनता है। उसको रिलेशनशिप अच्छे से संभालना आते हैं। बिल्कुल। और इन मोस्ट केसेस पे रिसर्च भी है, मैं वो साइट नहीं कर सकता, लेकिन दे बिकम मोर सक्सेसफुल देन पीपल और किड्स जो कि ऐसे घरों में बड़े हुए हों जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हों, ठीक है? और लड़ाइयाँ हमारे घरों में या तो पैसों को लेके होती हैं, ठीक है, या वो हमारी इमोशनल वेलबींग उस तरह सेट नहीं हुई होती कि हम उस पर लड़ते हैं। तो अपने घर का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ना, वो ये है कि अगर मेरी ज़मीन अपनी हुई ना, तो कुछ भी हो जाए, कल को कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, मुझे कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। मेरे पास छत तो है, सही है ना? अब तो इसलिए सब बेच बाच के हम एटलीस्ट वो एक चीज़ तो अपने पास रखने की कोशिश करते हैं कि छत तो है, छत तो है। असल में उसका जो कनेक्शन आप करते हैं ना, वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही है। तो अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपकी पैसिव इनकम इतनी है कि आप रेंट बड़ी ईजिली पे कर सकते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको अपने घर की ज़रूरत है। मैं पर्सनली पिछले 8 साल से रेंट पर हूँ। मैं चाहूँ तो आज भी घर ले सकता हूँ, लेकिन मैं भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेते? उसका रीज़न है, पहला रीज़न ये कि घर लेने में आपका अच्छा खासा कैपिटल लॉक हो जाता है उस घर में, जिसमें आपने क्या करना है, सिर्फ रहना है। रहना है, एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। मैं तो बोलता हूँ एसेट भी है, चले, लेकिन आपने उसमें रहना है ना। अब आप बोलें आज मैंने घर 2 करोड़ का लिया था, वो 2 साल बाद 4 करोड़ का हो गया है, क्या कर लिया आपने उसका? और आप बेचोगे तो नहीं, क्यों? आप रहते हो, आप रहते हो उसमें, और आपकी पूरे ददियाल ननियाल पूरा खानदान रोना शुरू हो जाएगा अगर आपने घर बेच दिया। सही है। अब वो 4 से मैं बोलता हूँ 8 करोड़ का हो गया, क्या हो गया? आज भी तुम उसी घर में रह रहे हो, 8 करोड़ का हो जाएगा तब भी उसी घर में रहोगे। तो वो पैसा अगर आपके पास फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी बहुत भी है, यू कैन यूज इट वाइजली। पाकिस्तान में रेंटल यील्ड 4-5% से ऊपर नहीं है। दुनिया में वैसे 5-6% ही होता है, नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा है, कोई आपको घर से बाहर नहीं निकालेगा। आप टाइम पे रेंट दें, वही पैसे आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें, 10-12% आपको ईजी तो बैंक दे देता है, सेविंग्स अकाउंट दे देता है ना, ठीक है। शरिया कंप्लाइंट सेविंग्स अकाउंट आपको 9% तो दे देता है, 5% आप रेंट में दे दें, 4% से यू कैन डू
मैनी थिंग्स इन लाइफ। पहला तो रीज़न ये हो गया जो कि फाइनेंशियल रीज़न है। दूसरा रीज़न मैं भी सोचता हूँ कि मैं बड़ा रिमोटली रहता हूँ, मेरी रिमोट जॉब है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, अम्मी अब्बू रिटायर्ड हैं, सही है, तो मैं अपने आप को चेंज क्यों करूँ भाई किसी जगह से। आज मैं इस्लामाबाद आया हूँ पहली बार, हो सकता है मुझे इस्लामाबाद पसंद आ जाए, मैं बोलूँ यार अब हम 1 साल इस्लामाबाद में रह के देखते हैं, यहाँ को एक्सप्लोर करते हैं, 1 साल बाद मैं कहीं और चले जाऊँ। तो मैं अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता। जब मेरी लाइफ अनचेंज है, मेरे बच्चे किसी जगह से चेंज नहीं है, तो मैं क्यों एक्सप्लोर ना करूँ। एक ही रीज़न ये हो गया। और तीसरा रीज़न आप देखते हैं मोहल्ला कैसा है, थोड़ा टाइम आपको लगता है लोग कैसे हैं। कभी कभी हो सकता है आपको लोग इतने अच्छे लग जाएं, वहाँ पे इतनी अच्छा नेबरहुड हो कि आप बोलें हाँ यार अब यहाँ पे ना मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, यहाँ की आबो हवा अच्छी है, यहाँ पे सिक्योरिटी है। अभी तक उस डिसीजन पे मैं पहुँचा नहीं हूँ। जिस दिन पहुँच जाऊँगा घर ले लूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन लूँगा उतने पैसों का जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अपनी सारी जमा पूंजी मैं उसमें नहीं डाल दूँगा। क्यों? क्योंकि घर लेने के बाद घर चलाना भी होता है, घर को बनाना भी होता है। आप कुछ लोग तो डेट में जाके घर ले लेते हैं, बल्कि यहाँ तो डेट में जाके लोग कार्स ले लेते हैं, डेट में जाके लोग आईफोन ले लेते हैं। मेरे आधा ऑफिस। हाँ, तो हमारे मुल्क में अफोर्ड की जो डेफिनेशन है, अगर आपसे पूछूं कि भाई ये फ़ोन 20 लाख 10 लाख का है, तो अगर मेरे पास 10 लाख है ना आज, तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। आप इसको अफोर्ड तब कर सकते हैं जब आपके पास 40 लाख रुपए हों, आप कम से कम उसको 2-3 बार खरीद सकें। तो हमारे यहाँ तो गाड़ी लेनी है, तो अगर 50 लाख की गाड़ी है तो 40 लाख तो मेरे पास है यार, 10 लाख कहीं और से कर लूँ तो अफोर्ड हो जाएगी। तो अफोर्ड की डेफिनेशन ही गलत है। तो मैं जब भी घर लूँगा तो मैं देखूंगा कि 1/3 हिस्से में जो भी घर मुनासिब बन रहा है, मतलब मेरी जो सारी नेटवर्थ है उसका 1/3 हिस्सा, बहुत हो गया तो आधा, उसमें आप एक घर ले लें, ख़त्म हो गई बात। अगर आपको पीस और सिक्योरिटी और सब कुछ चाहिए, वैसे तो अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो आप किराए के घर को भी अपना घर बना लेते हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कैपिटल अप्रिशिएशन वगैरह की बात, लोग यार एक तरफ मुझे सुनने में आता है कि यार नहीं, और मैं भी ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें देखता रहता हूँ और मैं कहता हूँ यार रेंटल यील्ड अगर बंदा ले भी ले, लेट्स से यार मेरे पास घर भी है या मैं इन्वेस्टमेंट क्या जिस तौर पे भी कर रहा हूँ, कैपिटल अप्रिशिएशन के ये फ़ायदे हैं, नुकसान है। इसका फिर रिवर्स आर्ग्यूमेंट ये आ जाती है ना कि हमें इतना ज़्यादा स्कैम या डज पड़ा है पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को कि हम क्रिप्टो से भी भागते हैं, हम ई कॉमर्स से भी भागते हैं, हम तो हर चीज़ से भागते हैं। कोई चीज़ PSX, यार अब मैं PSX में सुनता हूँ बहुत लोगों ने पैसा बनाया, मैं जिस बंदे से बात करता हूँ उसको तो लॉस हुआ है। अब यार हम पता है असल में ये एक पाकिस्तानी इशू है, ये आई वुडंट से वर्ल्ड वाइड इशू। वर्ल्ड वाइड लोग काफ़ी सेंसिबल हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी तो बेहतर है ना। आपका हर बंदा जिसने लाइक नैस्डैक के जो भी फॉर्च्यून 500 में डाली हुई है, राइट, द बिग कंपनीज जो आपकी मेटा एक्सेट्रा, दे आर मेकिंग मनी, ठीक है। पाकिस्तान में आप सुनते हो कि ऐसे लोग पैसे बना रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि किधर बना रहे हैं। सही। A lot of our problems are also hyper local। मतलब ये एक ऑनेस्ट बात है ना। एक मैं अगर एक लड़का को मैं कहूँ यार तू आईफोन ना ले, तू ऐसा कर, जो कंपनी आईफोन बेच रही है इधर मर्केंटाइल, उसके स्टॉक्स ले ले तो तू इतने पैसे बना लेगा। Yes, this is true. Yes, this is true. लेकिन a lot of people have been burnt here, right? A lot of people have lost money here. बेशक वो फाइलें हो या वो क्रिप्टो हो या वो PSX हो या जो भी हो, बिल्कुल ऐसे ही। अब वो डर इतना ज़्यादा बैठ गया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी सिक्योरिटी की। एक ह्यूमन नेचर है, सिक्योरिटी चाहिए, और पाकिस्तान में तो वो स्टेरॉइड्स पे। ओह बिल्कुल, हमारे पास तो सिर्फ स्कैम है लेफ्ट राइट, बिल्कुल ऐसी है। तो इस दुनिया में बंदा अगर इन्वेस्ट करे तो करे क्या? सही। देखें, पहले बात तो ये कि जब भी आप इन्वेस्ट, ये जो हम बात करें ना कि आप जिससे बात करते हैं बोलते हैं यार मैंने तो PSX में पैसा गंवाया है, तो आप पहले ये देखें कि पिछले 3 साल उठा लेते चले हम, उसमें मार्केट कहाँ गई, ऊपर गई, सबको पता है 48,000 से इंडेक्स आज 180 प्लस हुआ है। तो अगर से तो तुमने पैसा गंवाया, तो ऐसा कैसे हो गया? जो पैसा गंवाते हैं ना लोग, वो गंवाते हैं जब वो बोलते हैं कि आज मैंने डाले 2 लाख रुपए, अब मैं अगले हफ्ते 4 लाख कर लूँ उसको, एंड दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट। ये आप ट्रेडिंग तो बोल सकते हैं इसको, आप इसको जुआ तो बोल सकते हैं। पैसा बनाने के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ता है। आपको लगता है हम जुआरी क्यों हैं? मतलब मैं एक अजीब सा एक सवाल पूछता हूँ, हम पता क्या चाहते हैं, या हम एक घर लें और उस पर बैठ जाएं और सो जाएं और हमारे ददियाल ननियाल आगे, या तो हम बिल्कुल पैसिव चले जाएंगे, या अगर खेलना है ना तो फिर 100 बड़ा खेलना है। हाँ, बड़ा खेलना। जिस तरह हमसे ये वाली इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि PSX में साल पैसा छोड़ दिया, घर खरीद के मतलब जनरेशन ऑन पास कर देंगे, बेशक उसकी वैल्यू ना अप्रिशिएट हो रही है उस तरह। या फिर हमारा तीसरा जोन है कि अगर खेलना है तो फिर आओ छक्के मारते हैं। बिल्कुल। ये क्यों है? मतलब फाइल लेके आप 5 साल छोड़ देंगे, उसके प्राइस भी नहीं देखेंगे,
ठीक है ना, वो एक आपको सिक्योरिटी फील हो रही है, हालांकि दैट इज ऑल्सो अ पीस ऑफ पेपर। मतलब कोई अभी आपका पता नहीं है आपका प्लॉट कितने लोगों के साथ फाइल वाली मतलब प्लॉट वाली ज्यादती हुई तो देखें ये है सारा गेम आपकी बिहेवियर्स का, और आपको जो सोच आपके अनलर्निंग जो है ना, अनलर्निंग जो आपने करनी है ना इस टाइम पे, अनलर्निंग इतनी ज़रूरी है कि यार एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बैठी हुई ना, उसके पीछे रीज़न कोई है या नहीं है, ये वो कहाँ से जन्म ले रही है वो चीज़, ठीक है। तो यह आपकी बात सही है कि अच्छा PSX में क्या है कि उसमें जो है ना बेंजामिन ग्राहम हैं, उनकी बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें वो लिखते हैं कि स्टॉक मार्केट के बारे में ना, कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने करेक्टर बनाया मिस्टर मार्केट। तो मिस्टर मार्केट क्या करता है, मिस्टर मार्केट इज़ अ ड्रंक गाय, टोटली ड्रंक गाय, ठीक है। और उसकी ड्यूटी है कि वो रोज़ाना आपके पास आएगा और आपका जो भी बिजनेस है ना उसका एक आपको ऑफर देगा। कभी किसी दिन वो ऑफर इतनी ख़राब दे देगा कि आप बोलो यार ये क्या ऑफर दे दी, और किसी दिन बहुत अच्छी दे देगा। तो फॉर एग्जांपल आपका एक बिजनेस है शायान भाई, जिसकी वर्थ है 1000 रुपीज़। मिस्टर मार्केट आज आपके पास आते हैं, बोलते हैं शायान हाथ मिलाएं, ये बिजनेस में आपसे 500 रुपये में लेने को तैयार हूँ। लेकिन आप इस बात के अहल नहीं है कि आप उससे डील करें। उनका काम जरूर है कि वो आपके पास रोजाना आएंगे, जब तक ये दुनिया चल रही है, वो जब तक आप बिजनेस में हैं वो आपके पास रोजाना आएंगे। तो मार्केट जो शेयर मार्केट होती है वो भी यही होती है कि आपका एक शेयर है, आपने कोई अच्छी कंपनी खरीदी हुई है, एग्रो फर्टिलाइजर आपने खरीदी हुई है, तो मिस्टर मार्केट आपके पास आएंगे और बोलेंगे भाई तुमने 200 रुपये की खरीदी है, आज मैं तुम्हें 180 में बेच रहा हूँ, तो तुम क्यों बेच रहे हो उनको। एक दिन आएगा कि वो आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे तो ये 200 रुपये की कंपनी थी, मैं तुमसे 400 रुपये में डील करने को तैयार हूँ, उस दिन आप उनसे डील कर लें। उनका काम है कि आपके पास रोज आएंगे, वो किसी दिन छुट्टी नहीं करते मिस्टर मार्केट, लेकिन वो डील आपने कब एक्सेप्ट करनी है ये आपके ऊपर है। तो ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन है ना हमारे अंदर, जिसकी कमी है कि हम सब्र नहीं कर सकते, इसके ऊपर ना अगर आपने देखा एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल स्टैनफोर्ड में जो हाँ, कितना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था कि वो जो उन्होंने फिर उनको ट्रैक करा बच्चों को, कि भाई जिन बच्चों को उन्होंने बोला कि भाई आप ये मार्शमैलो नहीं खाएंगे 5 मिनट तक, 5 मिनट बाद हम आपको आके 2 मार्शमैलो दे देंगे। तो उनमें से जिन बच्चों ने वो मार्शमैलो 5 मिनट जिनसे सब्र नहीं हुआ बच्चों से, वो लाइफ में आगे जाके फिर वो उन्होंने उस तरह प्रोग्रेस नहीं करी। और जिन बच्चों ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन दिखाई थी, वो आगे जाके फिर आपने देखा होगा कि वो बेटर उन्होंने जो है ना अचीव किया। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि मेरे पास ना मार्शल आर्ट्स ये सारी चीज़ें, मैं भी बड़ा शौकीन हूँ इन चीज़ों का, लेकिन फिर मैं ना असल दुनिया में बहुत सारे लोग देखता हूँ, देखें दे आर जस्ट रियली गुड एट मेकिंग मनी एंड दे आर रियली लाइक लकी भी है माशाल्लाह, लेकिन दे आर वेरी टैलेंटेड जो भी है, राइट। अब वो बंदा उसको नहीं पता, वो क्या करेगा यार, वो स्प्लर्ज करेगा, उसके पास 10 रुपए आएंगे वो 11 लगा देगा, लेकिन वो फिर जाके 12 कमा लेगा। अब होते हैं ऐसे लोग, होते हैं, आउटलायर्स होते हैं। मैंने देखे लोग जिनकी जीरो पेशेंस है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का तो उनको नाम नहीं पता, उनके क्रेडिट कार्ड लिमिट्स खत्म हो रहे होते हैं, वो कोटियां बेच के धंधे कर रहे होते हैं, सही, लेकिन वो छक्के भी मारते हैं। वो हमारे, आप समझ लें कि आप जो आदमी की बात कर रहे हैं ना, एट इट्स प्योरेस्ट फॉर्म क्रिकेट का वो बाबर आजम है। सही है, एक रिलेटिवली सेफ, नॉट द बेस्ट, मतलब आइडियल केस है आप विराट कोहली बनना चाहें कि छक्का भी मार सकता हूँ और यू नो हर चीज कर सकता हूँ। बाबर आजम इज द बेस्ट, वी कैन सॉर्ट ऑफ लाइक एक सेफर व्हाटएवर, राइट। फिर दुनिया में शाहिद अफरीदी है, बिल्कुल ऐसा ही है, राइट। वो बंदा असल में हम सबको ना शाहिद अफरीदी बनना है, नहीं मसला नहीं कि हम सबने शाहिद अफरीदी, वो जो एक आप में आता है ना, आपके हर सर्कल में एक शाहिद अफरीदी होता है जिनने छक्के मारे होते हैं। आप उसको देख के कहते हो कि यार ये इधर मैं बैठ के चवनिया गिन रहा हूँ, जिंदगी ऐसे जी रहा हूँ जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, 2 रुपए में जी रहा हूँ, 8 रुपए बचा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और ये शाहिद भाई जो हैं लपेट रहे हैं और लपेट ही जा रहे हैं। वो टेम्पटेशन जो है ना, उनको देख के, ऐसे आदमी को देख, और ऐसे आदमी होते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखें। एंड में इट डजंट मैटर हाउ यू गेट देयर, आपने तुक्के फ्लुक्के मारे, आपने फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ी, आपने जो किया, मार्शमैलो, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसने मारा छक्का, जिसके पास ट्रॉफी, नो वन इज गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन। तो वो जो लोग होते हैं जिनमें वो एक क्रेजी एपेटाइट फॉर रिस्क भी होता है, बिकॉज दैट्स हाउ दे लिव, राइट, वेदर दैट्स ऑन देयर पर्सनल फाइनेंसेस या देयर प्रोफेशनल लाइव्स। मैंने अक्सर देखा है वो लोग बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं, बहुत सारे उनमें से ऑब्वियसली बिल्कुल ही बैंकरप्ट हो जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे उनमें से ऐसे होते हैं जो गो ऑन टू अचीव बिग थिंग्स, और उसमें इसकी वजह ये उनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होती है, इंसेन है, क्योंकि उनकी और फिर उनकी नीड्स भी इंसेन है। जब मुझे चाहिए है आईफोन लेटेस्ट, एस क्लास लेटेस्ट, जो भी राइट,
तो फिर मुझे पैसा चाहिए, जब मुझे पैसा चाहिए तो वो एक मैनिफेस्टेशन हो जाती है जिसमें मुझे करना पड़ता है। तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट पर्सन? हर इंसान को पता होता है वो क्या चीज़ है। सच बात तो ये है, आपसे मैं पूछूं ना कि आपको अपना पोटेंशियल पता है, तो आपको पता है अपना पोटेंशियल, सही है। तो जो इंसान इस तरीके के रिस्क लेता है और कुछ अचीव करता है, उसको ये बात पता होती है कि मैं ये कर सकता हूँ। मसला वहाँ आता है कि वो इंसान रिस्क लेना शुरू कर दे किसी और को देख के, जिसको पता है कि यार मेरे बस की बात नहीं है ये। असल में आपने अपने आप को समझना है और कुछ नहीं करना। एम आई द पर्सन कि जिसकी पर्सनल एजेंसी इतनी ज़बरदस्त है कि वो किसी चीज़ में घुसेगा तो वो डैमेज भी लेने को तैयार है, लेकिन वो लर्न कर लेगा वहाँ से कुछ ना कुछ, और उसको करके वो कुछ ना कुछ बना लेगा। आपको अगर पता है तो आप लें, छक्का मारें, सही है। अगर आपको पता है कि भाई मैं अगर गिरा तो नहीं हो पाएगा मुझसे और मेरे पीछे 10 लोग और हैं, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए। सारा गेम इसमें ये आता है कि आप किसी दूसरे की सक्सेस को देख के और उसकी जो पाथ था पूरा सक्सेस का, उसकी जो जर्नी थी, उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश ना करें। आप अपने अंदर वो चीज़ ढूंढें कि भाई मेरे अंदर ये अनफेयर एडवांटेज है, क्या मैं इसको यूटिलाइज करके किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर कर सकते हैं तो आप करें, या मैं कोई एक ऐसी स्किल सीख के जिसका मुझे पता है कि मैं इसको अच्छा सेल कर लूँगा, मुझे लोग वैल्यू देंगे। कोई भी आप स्किल सीखते हैं उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू मिलती है, जितनी वैल्यू होती है उतने आपको पैसे मिलते हैं, तो आप वो करें। तो जो इंसान ये गेम करता है ना कि छक्के मारता है, आप बोले ना कोठियाँ बेच दी, उसको पता होता है यार मैं कर लूँगा। कभी कभी वो कर भी नहीं पाता, लेकिन अंदर ना उसके इनेट एक फीलिंग होती है, आप इस बात को मानो कि यार आई कैन डू दिस, और वो कर लेते हैं। और फिर व्हेन यू हैव दिस आई कैन डू दिस फीलिंग ना, तो हो भी जाता है, हो भी जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने तो देखा है, मतलब फर्स्ट हैंड हो जाता है कि बिजनेस प्लान जो भी फलाना ढंगाना, भाई जो बंदा निकलता है विद दैट बिलीफ सिस्टम, वो मतलब हो जाता है। इट्स अ यूनिवर्स अट्रैक्शन टाइप ऑफ थिंग। मतलब मैं इसको मतलब मैं इस पे बस सुभान अल्लाह बोलूंगा। मतलब आप के अगर बाप ने कभी आपको कंधे पे हाथ रख के बोला हो ना कि बेटा तू कर लेगा, उसकी पावर होती है। वो अंदर से ऐसा लगता है कि कोई एडिशनल आपको सुपर पावर मिल गई है और फिर आप वाकई में कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, तो ये जो अल्फाज होते हैं कि आई कैन डू दिस, आप अपने आप को बार बार बोलो, ये आपको वो चीज़ देते हैं, आपको मेंटल कैपेसिटी देते हैं, आपको फिजिकल कैपेसिटी देते हैं। कि मोहम्मद अली का आपने सुना ही होगा, तो वो क्या क्या बोलता रहता था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्यों? ये अंदर से आता है कुछ। लेकिन ये आप उस बंदे को लेके और आपने अंदर इतनी अपनी कैपेबिलिटी नहीं पैदा करी, आप खुद अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं, आपके माँ बाप आपको डाउट करते हैं, आपके जो है ना करीबी दोस्त आपको डाउट करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं फिर घूम के वहाँ पर आऊँगा कि अपने बच्चों के अंदर वो एबिलिटी डालना कि बेटा तुम जैसे भी हो मेरे हो, तुम खास हो, तुम कर लोगे, दुनिया का सबसे अहम काम है। अच्छा, इसी पे मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो हम काफ़ी कॉन्वर्सेशन कर चुके हैं। एक और कॉन्वर्सेशन, बाहर एक कॉन्वर्सेशन बहुत होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, बेशक मैं पैसे कमा रहा हूँ, ठीक है, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, वालिदैन के साथ रहते हैं अक्सर, बेशक वालिद साहब आपके व्हाटएवर ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड हैं, घर बैठे हुए हैं, जो भी जैसा सही। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बॉस हमें 60-70 पे मिलती होगी शायद, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है क्या इन इट्स करंट पाकिस्तानी फॉर्म की मैं बात करूँ। गोरा कहता है यार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये है कि मैं जा रहा हूँ, जो मेरी मर्जी जो मैं करूँ, लेकिन उसमें फिर कल्चरल रूट नहीं है ना। वो क्रिसमस पे और थैंक्स गिविंग पे अपने वालिद साहब और ख़ानदान से मिलते हैं, और अपनी जो भी इन लॉ से मिलते हैं एक आधा दफ़ा, ये ख़त्म हो गया। राइट, पाकिस्तान में आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जॉइंट फैमिली में रह भी नहीं रहे तो घर वाले आसपास ही होते हैं, इधर उधर ही होते हैं। दैट्स नॉर्मली हाउ इट वर्क्स। इवन अगर वालिद साहब रिटायर्ड हों, ठीक है, वो वालिद साहब हैं, वो जब तक जिंदा हैं और वो आपके घर में, तो इंडिपेंडेंस तो नहीं है ना, नहीं है, डिसीजन मेकिंग आपकी तो नहीं है। आप समझ लें वो वर्कर भी हैं जो बाहर जाके रोटी कमा के लेके आ रहे हैं, सही है, लेकिन आपका फाइनल डिसीजन इज नॉट बेस्ड ऑन द मनी यू मेक। मतलब बहुत सारे ऐसे खानदान होते हैं बाय द टाइम देयर चिल्ड्रन आर इन देयर मिड 30s, स्पेशली लाइक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तान में, द सन इन देयर 30s और द इवन द डॉटर इन सम केसेस इज मेकिंग मोर देन द फादर इज। ये तो फैक्ट है। लेकिन इंडिपेंडेंस है या नहीं है, ये एक अलग कॉन्वर्सेशन। बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। तो शान भाई, आपसे अगर मैं पूछूं क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, पहले तो उसको बताएं। अच्छा सवाल है, बड़ा सोच के जवाब दें, कोई टेंशन नहीं। क्या ऐसा होना चाहिए? So देखिए, फ्रॉम अ
कल्चर स्टैंड पॉइंट आई डू थिंक कि जॉइंट फैमिलीज की बहुत सारी वैल्यूज हैं एंड वैल्यू सिस्टम्स आर गुड. आई डू ऑल्सो थिंक कि ये जो सिस्टम है ना ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दिस कम्स फ्रॉम अ सब कॉन्टिनेंटल कल्चर प्रॉब्लम जो मुझे लगता है गलत है. इन द सेंस कि हम पता है पाकिस्तान में एक बहुत कॉमन बात है, अब तो ऐसा हो गया कि मैं भी थोड़ा सा बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, तो मेरे आसपास के भी जो दोस्त हैं वो भी कर रहे होते हैं, ओ यारा बच्चे जो हमारे बच्चे हैं ना वो हमें पालेंगे. तो हम उनको ना ट्रीट ऐसे करते हैं जैसे यार मैंने ना 10 रुपए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना. हाँ, और 11 रुपए मैंने अपने बेटे में लगाए, तो अब ये इसलिए मुझे रिटर्न देना है. एग्जैक्टली. मैं बार बार घूम के हर जगह वही आऊंगा कि आप अपने बच्चों के ऊपर इतनी मेहनत जो करते हैं ना कि ग्रेड मुझे ए चाहिए, तुम्हें तुम्हारी जॉब अच्छी चाहिए, असल में अंदर से आप वहाँ प्यार है आपको, आपके बच्चे से प्यार है, आपको अपनी भी फिक्र होती है यार जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे यही तो पालेगा. लेकिन ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो मसला है ना, ये खाली यहाँ के रुकता नहीं है. फिर आपकी जो यूनिट होता है बेसिकली उसमें इंटरफेरेंस अलग तरीक़ों से भी होती है. आपके अपने फैसले नहीं होते. जब आपके पैसे के फैसले आप खुद नहीं कर सकते तो आप अपनी वाइफ के फैसले भी खुद नहीं कर पाएंगे. नहीं कर सकते. आप अपने फैसले भी खुद नहीं कर सकते. आप अपने बच्चे का नाम नहीं रख सकते 80% ऑफ द टाइम. आप चलिए तो बहुत आगे चले गए आप. लेकिन आप घर से बाहर निकलना है तो आपने पूछना है, तो अब आपको जाना पड़ेगा कि इसकी रूट क्या हमारे रिलीजन में है या हमारे कल्चर में है. और अल्लाह ताला ने हर इंसान को अगर आज़ाद बनाया है और आप जिस बंदी को अपने घर लेकर आए हैं, क्या वो आधी बंदी है, क्या वो पूरी बंदी है? अगर तो वो पूरी इंसान है और उसको भी अल्लाह ताला ने आज़ाद बनाया है और अल्लाह ताला ने सिर्फ आपको अथॉरिटी दी है एज अ हस्बैंड कि आप उसके फैसले कर सकते हैं. तो फिर क्या आपके वालिद साहब, क्या आपकी वालदा को फाइनेंशियल या इमोशनल या परमिशन लेवल पे, किसी भी लेवल पे फैसले करने का हक है या नहीं? अगर नहीं है तो आप क्यों करने दे रहे हैं? और अगर है तो फिर आप उस चेन को तोड़ें और अपने बच्चों को ये आज़ादी दें कि भाई ठीक है मुझसे तो नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अपने आप को, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो बात कहते हैं ना कि आज मैं सारा खर्च कर दूं. देखिए ना, मैं आपको मिसाल देता हूँ. बाहर इन द US, UK एक्सेट्रा बहुत कॉमन होता है ओल्ड फोक होम्स, ओल्डर पीपल लिविंग बाय देमसेल्व्स, ऑब्वियसली एल्डरली केयर वगैरह. यहाँ पे मैं लोग क्या कहूँगा की बात भी नहीं कर रहा. फर्स्ट ही तो मुझे पता नहीं अगर यहाँ पे एल्डरली होम्स हैं या नहीं है. मैं यू कैन रिसर्च दिस, मुझे नहीं पता. लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब होगा कि आप अपने घर वालों को, आपके भाई हैं? नहीं, मैं अकेला हूँ. आप अकेले. आपकी कोई बहन है? कुछ? हाँ, मेरी 3 बहनें. 3 बहनें, एक भाई. आप अपने खानदान को छोड़ें, वो जो साइकोलॉजिकल बोझ हो कि बेटा अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख रहा है, ये भी तो एक रियल थिंग है. एंड बाय द वे ये मुझे लगता है गलत नहीं है. इनफैक्ट अगर यहाँ पे मैं आर्ग्यू करूँ ना, जो आपकी सॉर्ट ऑफ ओल्ड फोक होम कॉन्सेप्ट है बाहर, वो थोड़ा सा उनके साथ जुल्म है. एज एन आई फील कि वो दैट्स नॉट राइट कि आप आखिरी सालों अपने गुजारे एक नर्स के साथ एक इलेक्ट्रिक बेड पे. जुल्म है बिल्कुल. लेकिन मैंने ये बात यहाँ पे नहीं की. मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं, चाहिए, ठीक है. मेरे अब्बू और अम्मी एक अलग यूनिट हैं. मैं, मेरी बीवी, बच्चे एक अलग यूनिट हैं. हम दोनों एक घर में प्यार मोहब्बत से 2 यूनिट बड़े अच्छे से रहते हैं. मेरे अब्बू हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. मेरी अम्मी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ. मेरी बीवी उनसे बहुत प्यार करती है. लेकिन यहाँ पर 2 अलग अलग यूनिट रह रहे हैं, इस बात को आप माने. बॉस, एक मुझे बात करनी पड़ेगी. हाँ, बताएं. आपके पास पैसे है ना 2 यूनिट के लिए. अगर एक लड़का हो उसके पास 1 यूनिट का पैसा है. हाँ. अब यार नहीं है ना मेरे पास 2 यूनिट के पैसे. सही है. जिसे जो यूनिट से मतलब आप, मेरा मतलब ये है कि देखें, जब आप अलग अलग लोगों को रखना चाह रहे होते हैं, सबसे बड़ा मसला क्या होता है? स्क्वायर फुटेज. जब घर बड़ा होगा या डिवाइड होगा, या मेरे पास अपना कमरा, तेरे, जब पैसे कम होते हैं तो हम साथ रह रहे होते हैं. जब हम साथ रह रहे होते हैं तो लड़ाइयाँ ज्यादा होती हैं. जितना सॉर्ट ऑफ फैल के रहते हो, घर बेशक एक हो, एज लॉन्ग एज ऑटोनॉमी फील हो रही हो ना. सही है. यूनिट का, and I'm not talking about the unit जिसकी आप बात करें. मेरा पॉइंट ये है कि अगर यार मेरे पास अपना किचन हो, अपना घर वाले हो, तो सास बहू के मसले भी कम होंगे, इनके भी मसले. नहीं, किचन भी एक हो, क्या मसला है? मेरा घर, हाँ, लेकिन ये जो फाइनेंशियल एलिमेंट है, ये भी तो एक फैक्टर प्ले करता है. हाँ, बिल्कुल ऐसा है. लेकिन देखें, अगर तो आपके वालिद साहब बिल्कुल ही ऐसे हैं कि उनकी कोई पेंशन भी नहीं है, कोई वो आप पे, देन यू हैव टू गिव हिम मनी. मतलब आपको अपने पेरेंट्स को, आपको उनका जो हक है इस्लाम में, वो आपको देना है, आपकी जिम्मेदारी है वो. लेकिन वो आपकी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है. ये 2 अलग अलग बातें हैं. हाँ,
आप जब उनसे मोहब्बत करते हैं और वो ड्यू रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप को देते हैं तो अल्टीमेटली पाकिस्तान में कोई भी, मुझे नहीं लगता कि हमारी वुमेन ऐसी हैं कि वो रिस्पेक्ट ही ना दें उनको। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि एक घर में रहते हुए दो अलग अलग यूनिट काम कर रहे हैं। और अलग अलग का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि भाई मेरे अब्बू के फैसले जो हैं वो मेरी अम्मी तक महदूद हैं, ठीक है भाई, वो उनका एक पूरी फैमिली है, वो चलाते हैं। अब मेरे अब्बू मेरी बहनों के फैसले तो नहीं करते ना, मेरी बहनों के फैसले कौन करते हैं? जो जिस घर में वो गई हैं, उनके जो शौहर हैं। इसी तरीके से कोई लड़की आपके घर में भी आई है तो आप उसको 10 सरबराहों के सुपुर्द क्यों कर रहे हैं भाई? अच्छा, इसी को सॉर्ट ऑफ लेके मैं आपसे सॉर्ट ऑफ एक दो आखिरी सवाल ही पूछता हूँ, लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मसला बन चुका है। बहुत लाइकली है जिस तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान के हालात हैं और जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, सही, क्या वो जो मेरे वालिद साहब या दादा के ज़माने में होता था कि सिंगल इनकम हाउस होल्ड चलते थे, मुश्किल है कि आगे चलेंगे, बड़ा मुश्किल है, राइट? बहुत सारे लोग हैं माशाल्लाह, बहुत पैसे कमाने, फेयर इनफ, लेकिन अगर आपके पास नहीं है बहुत सारे पैसे तो अब एक बहुत कॉमन चीज़ हो जाएगी ड्यूल इनकम हाउस होल्ड, राइट? सो अम्मी भी काम करेंगे, अब्बू भी काम करेंगे, बच्चे ऑब्वियसली उस केस में फिर आपको यहाँ हेल्प लेनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? उसमें अब आगे जाके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में हमने देखे हैं, अब पाकिस्तान में आपको नज़र आने शुरू हो गए हैं कि चलो सास बहू वाले मसले तो होते हैं कि सास कह रही है ना काम करे फलाना ढुकाना, वो तो चलो है, बट अलॉन्ग विद दैट और भी मसले हैं ना। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक मर्द हजरात की ईगो क्या ये हैंडल कर सकता है कि बेगम जी 3 गुना ज़्यादा पैसे बना रही हैं, और अगर वो बना रही हैं और आपका एक न्यूबॉर्न बच्चा है, क्या आपकी ईगो ये हैंडल कर सकती है कि आप हाउस हस्बैंड बने या स्टे एट होम डैड बने? अब ये स्टे एट होम डैड लगती बड़ी अच्छी बात है, बट इट्स टफ एंड इट्स टफ ऑन बिकॉज यू बीन प्रोग्राम्ड इन पाकिस्तान कि भाई जिस दिन आप पैदा, आप तो मर्द पैदा हो, मतलब यहाँ ये आपको तो दर्द नहीं होता, रोता नहीं, आप तो मर्द हो, मतलब कैसे हो सकता है? इट्स इनक्रेडिबल के लोग क्या क्या चीजें नहीं करते एक बेटा पैदा करने के लिए पाकिस्तान में। अब वो बेटा इतनी मर मरा के किसी ने पैदा किया और उसकी बेगम उससे ज्यादा पैसे बना रही है, और देखें लिजिटिमेटली फाइनेंशियल लिटरेसी में इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट? किसकी ज्यादा, किसी करियर ज़्यादा। अब लेट्स से एक्स माय वाइफ इज लेट्स से बिकमिंग द whatever CMO at Jazz, right? And her career is like this, and my career is like this. So I should sacrifice my career. But that's again, is it a cultural, is it an ego thing? और फिर यहाँ पे फिर वो वाली सवाल आ जाता है ना वापस कि भाई अगर मैं खुश ही नहीं हूँ अपनी ज़िंदगी में तो खाक करना है फाइनेंशियल लिटरेसी, मेरी मर्द दर्द वाले इश्यूज अगर खत्म नहीं हो रहे तो भाड़ में गया पैसे से करना क्या है? सही बात है। हाउ डज वन डील विद दिस? क्योंकि ये इन द न्यू फ्यूचर बहुत इशू होने वाला है पाकिस्तान में। बहुत इंडिविजुअल इशू है ये, इंडिविजुअल इन सेंस के हर मर्द शायद या हर इंसान, क्योंकि हम मर्दों की बात ही कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से देखेगा। अगरचे तो आपकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप कमाओ, या तो सेक्रीफाइस करो, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को नीचे रखो, आप उस तरह घर चलाएं जिस तरह घर बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में चलता है। या तो अगर आपकी ख्वाहिशात ज़्यादा हैं तो फिर उनके लिए आपको ये सब कुछ तो फेस करना पड़ेगा, खत्म हो, इसमें और कोई दो राय ही नहीं है। अगर आपने वो चेस करना है स्टेटस और व्हाटएवर यू वांट टू चेस, देन आप ईगो को जरा अपनी साइड पे रख दे, जिस लेवल की भी आपकी ईगो है। और अगर नहीं है तो भाई आप खुद अपने आप को इतना ग्रो करें कि आपकी बीवी को आप, भाई अगर आप अपनी बीवी को रिटायर करवा सकते हैं एंड यू कैन मेक इनफ मनी जिससे आपका पूरा घर चले, बल्कि अल्लाह ताला आपको इतना दे कि आप बराबर वाले घर भी चलाएं, तो ठीक है, फिर आप करें। तो सर इसी पे फिर मेरा अगला सवाल ये आ जाता है ना कि इन रिगार्ड्स टू पेरेंटिंग, आपने बात की कि यार बच्चा अगर अपने माँ बाप के आसपास होगा तो खुश रहेगा। बिल्कुल, खुश माँ बाप के आसपास होगा तो खुश रहेगा। हाँ, अगर वो खुश हैं लेकिन वो बिजी हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं और वो दोनों को काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक डायलेमा है ना। अब देखें क्या करें, राइट? मैंने अपने बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल भी देना है, अच्छी मतलब अच्छा कपड़े, गाड़ी, जो भी घर, व्हाटएवर, राइट? नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं बच्चे के लिए, लेकिन मैंने फिर उसको टाइम भी देना है, और ये दोनों चीज़ें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हाँ, तो आप अपने बच्चे से पूछ लें शायद भाई कि क्या तुम्हें जिस घर में हम रहते हैं उससे बड़ा घर चाहिए, जिस गाड़ी में हम घूम रहे हैं उससे बड़ी गाड़ी चाहिए, या तुम्हें मेरा साथ चाहिए? आपको जवाब साफ पता है, उसको भी पता है। आप हमेशा अपने लिए चेज़ कर रहे होते हैं, आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं अपने बच्चों पे कि ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है,
ये लाइफ स्टाइल, ये पैसा, ये गाड़ी, ये बंगला मेरे बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको खुशी देगा। नहीं, गरीब खानदानों में भी हैप्पी बच्चे बड़े हो जाते हैं। वो हैप्पीनेस जो है ना, वो माँ बाप के साथ रहने से, खुश रहने से जो बच्चों को मिलती है। आपको अभी याद होगा यार, आपकी अम्मी जब आप छोटे थे और आप अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखते थे, तो आपके अंदर से एक अलग ही फीलिंग निकल कर आज भी आती होगी, आज भी आती होगी। हैप्पीनेस का ताल्लुक कभी बच्चे के लिए, खासतौर पे बच्चे के लिए, मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अभी 15-16 साल का से नीचे है, कभी भी हैप्पीनेस का ताल्लुक बच्चे के लिए पैसे से रहा ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, कभी नहीं रहा। आपके लिए रह सकता है आगे जाके, बच्चे के लिए नहीं रहा। तो टाइम जो होता है ना, वो बच्चा सबसे ज़्यादा मांगता है और आप उसको वो दें, उसका एक मीटर होता है, हर बच्चे का एक लव मीटर होता है। जब वो फुलफिल हो जाता है ना माँ बाप के टाइम से, जैसे मैं रिमोटली वर्क करता हूँ, ठीक है, और मेरी जो वाइफ है वो फुल टाइम जो है वो हाउस वाइफ है, मतलब सही। तो अगर हम अपने बच्चों को साथ बैठ के, हम दोनों मियाँ बीवी जिसमें साथ है और उनकी बातें सुन रहे हैं, दिन के 1-1.5 घंटा भी दे दें, आप यकीन करें उनका लव मीटर इतना चार्ज हो जाता है कि उनको इतने वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो फिर उनके अंदर से जो एबिलिटीज़ निकलती हैं ना, फिर वो जो चीज़ों को ग्रेस्प करते हैं वो बड़ी अलग होती हैं। जब बच्चे के जब लव मीटर ही फिल नहीं होगा ना अपने माँ बाप से, फिर पैसा वैसा उस चीज़ को टेम्पररी तो फिल कर सकता है, लेकिन उस कमी को पूरा कभी भी किसी तरीके से नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म डोपामाइन है। यस। और आप देखते हैं माशरे में, आप देखेंगे ये कि आप देखेंगे कि वेल्दी फैमिलीज़ हैं, अच्छी फैमिलीज़ हैं, लेकिन वो एक कमी जो है ना वो आपको दिखेगी। सर एक आखिरी सवाल है। श्योर। आपने एक किताब लिखी है, टेल मी लिटिल बिट अबाउट इट। मेरी एक बुक है 4 स्टेप गाइड टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। छोटी सी बुक है। क्यों लिखी? मैं बताता हूँ। 10 पेज की बुक है। वो मैंने ऐसे लिखी है, आसान बुक। आप जाएं मेरी वेबसाइट पे जाएं www.ammarsiddiqui.com से डाउनलोड करें, 10 मिनट में पढ़ लेंगे आप। जो बंदा जिसको फाइनेंशियल लिटरेसी का ज़ीरो पता है, लेकिन वो समझता है यार मेरे पैसे के मामला ख़राब है, पैसा आ रहा है मुझे पता नहीं लगता कहाँ जा रहा है सर, लेकिन ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। हाँ बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बुक्स हैं, 200 पेज, 100 पेज, और उसके अंदर बात बड़ी छोटी है। मैंने उस बुक को ऐसा बनाया कि आप स्क्रॉल करें और आपको बड़ा स्टेप वाइज पता लग जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ना मेरे साथ पैसों का, ये बिहेवियर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, मैं अपने पैसे ट्रैक ही नहीं कर रहा। तो मैंने उसके अंदर 4 स्टेप रखे हैं कि स्टेप 1 इज़ कि आप बजट करेंगे, आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए। अगर मेरे पास 30,000 सैलरी आ रही है तो 30,000 में से कहाँ कहाँ वो पैसे जा रहे हैं, उसको आप महीने के एंड पे ज़ीरो करेंगे। जब आप ज़ीरो कर लेंगे तो फिर आप कोशिश करेंगे कि मैं इसमें से कहाँ कट करके 1,000-2,000 रुपये बचा सकता हूँ। उन 1,000-2,000 से दूसरा स्टेप है कि आप एक इमरजेंसी फंड बनाएंगे, जो कि होगा आपकी 3 महीने की सैलरी का। जैसे अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो 90,000 आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये जब आपका बन गया तो आप ना अपने अंदर एक मेंटल सिक्योरिटी फील करेंगे कि यार कुछ हो जाता है ना कल को, मेरे पास 3 महीने की सैलरी रखी हुई है। कोई मेरा एक्सीडेंट हो गया, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप हो गया, तो मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने। तो जब ये इमरजेंसी फंड आपका बन जाता है ना, तो आपका एक थोड़ा सा ना सिक्योरिटी आपको बड़ी अच्छी सी फील होने लगती है। और फिर आप क्या करेंगे कि आप अपना जितना कर्ज है वो सब उतारेंगे, जो आप लोग हर महीने आपके पास लोग आ जाते हैं पैसे देने को। जब ये 3 चीज़ हो जाएंगी तो चौथा स्टेप, आप थोड़े थोड़े पैसे डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर, पाकिस्तान में कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हर 3 महीने में आपको डिविडेंड देते ही देते हैं। मतलब उनका काम है कि उन्होंने आपको पैसा देना है हर 3 महीने में प्रॉफिट का, आप उसमें डालना शुरू कर दें। उससे आपको ये एंग्जाइटी नहीं होगी कि आज मेरे शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। आपको पता है 3 महीने बाद मुझे कुछ ना कुछ कैश फ्लो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो जब आप 1-2 साल ऐसा करते हैं ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 साल में आपके पास इतने पैसे हर 3 महीने बाद आने लग जाते हैं कि आप उससे ना छोटा मोटा खर्चा तो अपना चलाने लग जाते हैं। मैंने भी जो शुरुआत की थी अपनी, वो डिविडेंड स्टॉक से की थी। भाड़ में जाए कि आज शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे ये था कि हर 3 महीने बाद मुझे इतने पैसे आ जाएं कि मैं अपना रेंट, अपना जो है वो बिजली का गैस का बिल कम से कम मैं डिविडेंड से पूरा करूं। कि मुझे पता है कि भाई मेरा बिजली का रेंट, मेरा जो है इंटरनेट का बिल, ये तो कंपनीज पे कर देंगी मेरी, अब मैंने बाकी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये स्टेबिलिटी है। यहाँ पर आके आपका फिर माइंड ना क्रिएटिव मोड में चला जाता है, क्योंकि आपको पता है दीज थिंग्स आर सॉर्टेड। अब आपके अंदर ना, आपको पता है जब आप सर्वाइवल मोड में होते हैं ना, आपका दिमाग नहीं चलता उस तरह, वो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते। मतलब आज अगर मैंने ये चैनल बना लिया अपना यूट्यूब का, मैंने ये बुक लिख ली या मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मुझे खाने के लाले पड़े होते तो शायद भाई क्या मैं कर रहा होता ये काम? नहीं कर रहा होता। मैं सिर्फ ये सोच रहा होता कल का खाना कैसे आएगा मेरे घर में। बिल्कुल। एक बार वो सॉर्टेड हो जाए ना आपका, उसके लिए इतने पैसे नहीं चाहिए होते आपको। 4-5 लोगों को खाना खिलाने के लिए यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, यू नो दैट वेरी वेल, स्पेशली इन पाकिस्तान जो एग्रीकल्चर कंट्री है। वो एक बार आपका सॉर्टेड हो जाए, फिर यू कैन एक्सप्लोर मोर थिंग्स, यू कैन टेक मोर रिस्क्स। तो ये बुक का मकसद ये है कि आपको वो इतना कर दे, आपको बता दे कि यार आपने कम से कम इतना तो कर लो ना, बस दैट्स इट।
चलें सर, इंशाल्लाह I'll check it out as well. श्योर। बहुत बहुत शुक्रिया यार, आपने हमें टाइम दिया, आप कराची आपका से। बहुत शुक्रिया शाहीन भाई। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.